एक मार्कर और लाओ। चलिए बैठिए, आज से हम लोग साइंस पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ेंगे? साइंस। ठीक है, आइए समझिए। क्लास 10th में है, इसमें हम लोग साइंस देखेंगे। ठीक है, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। साइंस का मतलब विज्ञान होता है। ठीक है, ये विज्ञान को हम लोग निम्नलिखित वर्गों में बांट चुके हैं ना। अध्ययन के दृष्टि से इसको कितने वर्गों में बांटे हैं? 3 वर्गों में ना। एक हो गया फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री, और एक हो गया बायोलॉजी। एक हो गया बायोलॉजी। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। क्या होता है? भौतिकी ना। केमिस्ट्री का होगा रसायन शास्त्र, भी जोड़ सकते हैं। इसी को बोलिएगा तो आप बोल सकते हैं रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। इसी को बोलना चाहोगे तो क्या बोलो? भौतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान या जीव शास्त्र। जीव शास्त्र ना। विज्ञान क्या है इसके बारे में हम नहीं बता रहे हम लोग, क्योंकि 10th क्लास में ना, तो इस सबको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे करके हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे। ये हो गया फिजिक्स, भौतिकी या इसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री जिसको कहते हैं रसायन शास्त्र या इसी को कहेंगे रसायन विज्ञान। बायोलॉजी जिसको कहते हैं जीव विज्ञान, इसी को कहते हैं जीव शास्त्र बोल सकते हैं ना। तो यही तीनों मिल करके क्या कहलाएगा? यही तीनों मिल करके आपका क्या बनता है? साइंस बनता है। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि सोशल साइंस किसको किसको से बनता है? सोशल साइंस। सोशल साइंस जो बनता है उसमें आपका होता है हिस्ट्री। क्या होता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक। ये चारों मिलकर के क्या बनता है? ये चारों मिलकर के एसएसटी बनता है। क्या बनता है? एसएसटी। यही से आपको आएगा टोटल 100 अंक होता है ना, 100 अंक होगा। यहाँ भी साइंस में आपका इन तीनों से मिला करके कितना होगा? ये तीनों से मिला करके 100 अंक होगा। इस 100 अंक को भी हम लोग 2 वर्गों में क्या करते हैं? बांटते हैं। एक को कहते हैं थ्योरी पोर्शन, एक को कहते हैं थ्योरी, अब एक को कहते हैं प्रैक्टिकल। क्या कहते हैं? एक को कहेंगे प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो यहाँ भी 100 में क्या होगा? यहाँ भी 100 में थ्योरी होगा और 100 में प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी पोर्शन आपका 80 अंक का और प्रैक्टिकल वाला आपका कितना अंक का? 20 अंक का। यहाँ भी कितना थ्योरी आपका 80 अंक का और प्रैक्टिकल कितना अंक का? ये आपका स्कूल में होता है जी। कहाँ होता है? स्कूल में होगा ना। अभी आपका एग्जाम जहां देने जाइएगा, एग्जाम सेंटर पे। कहाँ? एग्जाम सेंटर पे, है ना। तो ये रहा आपका विज्ञान का प्रकार, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और क्या है? बायोलॉजी है। ये तीनों मिला करके साइंस कहलाता है ना। ये तीनों मिला करके क्या कहलाएगा? साइंस। जिसमें आपका जो 10th क्लास का जो सिलेबस है वो 10th क्लास के अनुसार आपका 100 अंक का इसमें पेपर होगा साइंस का। 100 में आपका थ्योरी पोर्शन 80 का होगा और प्रैक्टिकल कितना का होगा? 20 का होगा। यानी कि हम लोग को जो तैयारी करना हो कितना अंक का करना होगा? 80 अंक का। 80 अंक ये तीनों से मिला करके पूछेगा। तो तीनों को अगर एवरेज देखा जाए तो इसका भी 26, इसका भी कितना? 26 और इसका भी कितना? 26 दिया 78 हो गया ना। अगर इस प्रकार से एवरेज देखा जाए तो 26 26 26 सबको बराबर मान के चलना है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम फिजिक्स को ज्यादा ध्यान देंगे तो फिजिक्स को ज्यादा देंगे और बायोलॉजी को कम देंगे, या बायोलॉजी और फिजिक्स को ज्यादा दे रहे हैं तो केमिस्ट्री को कम कर देंगे। बाकी 2 अंक बचा तो 2 अंक में किसी में आगे पीछे हो सकता है। तो ये तीनों विषय आपको पढ़ना होगा। ठीक है, थ्योरी आपका कितना हो जाता है? 80। प्रैक्टिकल आपका कितना होगा? 20 होगा। ये थ्योरी आपका 80 है, जिसमें आपको यहाँ पे देख लेते हैं इसको एक बार। क्या है? अच्छा, वो भी। चलो, अब इसके फादर जनक भी अगर देखना चाहते हैं, जनक नहीं तो फिजिक्स का जनक किसको माना जाता है? सर आइजक न्यूटन को माना जाता है। रसायन के लिए आप जानिएगा तो यहाँ पे हो जाता है लेबोजियर। कौन? लेबोजियर।
लेबोजियर को, और जीव विज्ञान का जनक में अरस्तु को माना जाता है। किसको? अरस्तु को माना जाता है। इसको अरस्तु को याद रखिएगा। ऐसे देखिएगा तो फिजिक्स को आगे हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं, एक का नाम है जनरल फिजिक्स, एक का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री को 3 वर्गों में बांटते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और क्या, इनऑर्गेनिक। इसको हम लोग 2 खंड में बांटेंगे, एक का नाम है जूलॉजी, एक का नाम जूलॉजी और एक का नाम बॉटनी। एक का नाम जूलॉजी, एक का नाम बॉटनी। 10th लेवल पे हम लोग सब एक साथ में मिला के पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन इसके बारे में, सिलेबस ऑफ क्लास 10th ऑफ साइंस, है ना। तो थ्योरी पोर्शन 80 है और प्रैक्टिकल कितना है? 20 है। अब थ्योरी में थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, इस बार पैटर्न में देखते हैं कैसा है। हिंदी और संस्कृत जो होते हैं लैंग्वेज होते हैं क्या? हिंदी और संस्कृत क्या है? लैंग्वेज है। वो आर्ट्स में नहीं आता है जी, भले टीचर आर्ट्स वाला पढ़ाता है कि हम हिंदी पढ़ावेंगे और संस्कृत पढ़ावेंगे, वो आर्ट्स में नहीं आता है। आर्ट्स में अगर आता तो हिंदी और संस्कृत को अलग से एग्जाम होता? नहीं होता। जैसे कि आप देखें कि आर्ट्स वाला में कौन कौन हो गया? आर्ट्स वाला में आपका हो गया पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और क्या, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो गया, है ना, 4। और अगर देखिएगा तो हिंदी आपका क्या है? हिंदी इंग्लिश और संस्कृत ये आपका क्या है? ये आपका लैंग्वेज पेपर है। क्या है? ये आपका लैंग्वेज पेपर है, याद रखिएगा। हिंदी भी आपका 100 अंक का होगा नहीं, इंग्लिश भी आपका कितना अंक का होगा और संस्कृत भी कितना अंक का होगा? 100 अंक का होगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, पता है क्या? इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं। यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल इसमें होता है जी, प्रैक्टिकल आपका सिर्फ इसमें होगा अभी फिलहाल। ज्योग्राफी में सिर्फ आपका प्रैक्टिकल होता है, बाकी किसी आर्ट्स वाला में यहाँ पे फिलहाल नहीं होता है। क्लियर? इसीलिए आपको वहाँ पे 80 और 20 का कॉम्बिनेशन बनता है, 80 और 20, 80 का थ्योरी और 20 का क्या, प्रैक्टिकल, जो कि आपका स्कूल लेवल पर होता है। ये सब आपका क्या है? लैंग्वेज है, ठीक ना। इसको अलग से भी पढ़ना होता है ना। ये आर्ट्स हो गया और साथ में लैंग्वेज पेपर है, ये दोनों मिला करके लोग पढ़ाते हैं तो अलग बात है। लेकिन आर्ट्स में अगर कोई कहे कि आर्ट्स में कौन कौन विषय है, तो यही 4 विषय आपको आएंगे मुख्य रूप से। कौन कौन? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और क्या, ज्योग्राफी। कोई अगर समझा रहा है कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भी इसी में आएगा तो गलत है, इसमें नहीं आएगा। हाँ, ये अलग से है, लेकिन अगर चाहो तो इसी में आप पढ़ा सकते हैं, है ना, वही बात। चलो चलिए एक बार पैटर्न में देख लेते हैं ना। क्या देखते हैं? पैटर्न ऑफ एग्जाम। पैटर्न ऑफ क्या? एग्जाम का पैटर्न देखो, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न है जिसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी और क्या, ऑब्जेक्टिव भी, है ना। सब्जेक्टिव का मतलब कि जिसमें आपका क्वेश्चन कितना अंक आवेगा? 2 अंक का या 5 अंक को देखने के लिए मिलेगा, है ना। 2 अंक का भी और 5 अंक का। ऑब्जेक्टिव में जो कि आपका कितना अंक आवेगा? 1 अंक आवेगा, है ना। क्वेश्चन की संख्या जो होगा कोरोना काल से, क्वेश्चन की संख्या जो है कोरोना काल से डबल है। क्या है? डबल है। नहीं, डबल मतलब दुगना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं साइंस में, तो साइंस में अगर थ्योरी पोर्शन होता है ना, ये थ्योरी पोर्शन है, क्या है, थ्योरी पोर्शन है, तो 80 है, तो 80 में इधर 40 हो जाएगा, अब इधर भी क्या होगा? 40। तो 40 अंक इधर है, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या जो होगा से क्या होगा? 80 क्वेश्चन होगा। एगो 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन याद रखिएगा। एगो इसमें 80 होगा। अब मान लो कि 2 अंक वाला क्या है? 10 को, तो 10 नहीं 20 को देगा। अब मान लो कि 5 अंक वाला 4 को है, 4 नहीं 8 को देगा, समझे। और इस प्रकार से आपका बनता है टोटल कितना अंक में? 80 अंक में बनता है कि नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा तो 40 नंबर के है, लेकिन कै गो क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन है। मान लो कि 2 अंक वाला 10 को है या 15 को है या जो भी है, 2 अंक वाला 10 को होता है, लेकिन 10 नहीं देगा, 20 देगा। क्वेश्चन की संख्या डबल है, ताकि विद्यार्थियों को क्या हो सके? ज्यादा मौका मिल सके। नहीं, विद्यार्थी को ज्यादा मिलेगा। मान लो कि कोई विद्यार्थी बहुत कम सिलेबस पढ़ा है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, लेकिन जिस टॉपिक को पढ़ा है बहुत बढ़िया से पढ़ा है, उससे अगर क्वेश्चन की संख्या डबल मिल रहा है, उसको पास होने की संभावना बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए क्वेश्चन की संख्या सरकार ने क्या किया? डबल कर दिया है, जो कि कुछ हद तक नुकसान भी है। नुकसान नहीं है, कुछ हद तक नुकसान भी है। सिर्फ पास होने के लिए बच्चा को नहीं पढ़ाइए, उसको नॉलेज दीजिए।
अब क्वेश्चन को डबल कर दो विद्यार्थी हम क्या मजे मजे में है ना कि चलो डबल है ही ना तो वो आ ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पैटर्न ऑफ क्या एग्जाम, जिसमें आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है और साथ में क्या होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपको 2 अंक में देखने के लिए मिलेगा और साथ में ऑब्जेक्टिव कितना अंक का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव 1 अंक में मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा से जो क्वेश्चन मान लीजिए टोटल 100 क्वेश्चन पूछता है, टोटल मान लो कि 90 है तो 90 का डबल होगा, 90 दूनी 180 क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं 180 में आपको बनाना है क्या को 180 क्वेश्चन में आपको कै को के आंसर देना है 90 को आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव जो है से 80 क्वेश्चन है तो 80 रंग दीजिएगा, इसमें आपका गिन करके कै को रखना है 40 क्वेश्चन को ही रखना होता है। क्लियर? तो आप लोग समझ गए होंगे मोटे तौर पे हम क्या बताएं। पैटर्न ऑफ एग्जाम, एग्जाम का पैटर्न है 40 सब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव तो 40 ऑब्जेक्टिव, यानी कि थ्योरी पोर्शन से 80 है, नहीं 80 है तो 80 में 40 सब्जेक्टिव से, जिसमें 2 अंक और 5 अंक शामिल हैं, और ऑब्जेक्टिव में देखिएगा तो 1 अंक थोड़ा शामिल है। 40 क्वेश्चन तो 40 अंक का तो कै क्वेश्चन 40 अंक का तो 80 क्वेश्चन बनाना है, कै को 40। समझें? आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? वो लड़का नहीं आता अब जख्म आ जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे फिजिक्स की बात किया जाए, किसकी? फिजिक्स की बात किया जाए, इसमें पहला आपका जो लेसन है प्रकाश का क्या है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का। दूसरा अगर बात करेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन है। तीसरा देखिएगा तो मानव नेत्र व रंग बिरंगा दुनिया, रंग बिरंगा दुनिया या संसार, रंग बिरंगा क्या जी। चौथा लेसन आपका विद्युत, बोर्ड पे देखते चलो, विद्युत धारा। पांचवा लेसन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पांचवा लेसन क्या है बताओ, वो देखिए पांचवा क्या है जी, ऊर्जा के स्रोत है। पहले पेज में देखो ना जी, ऊर्जा का स्रोत होगा, ऊर्जा का क्या है स्रोत है। क्लियर? ऊर्जा का स्रोत, ये आपका फिजिक्स का क्या है सिलेबस है। उसी प्रकार से अगर बात कीजिएगा तो केमिस्ट्री में भी होगा, किसका? केमिस्ट्री में भी होगा, जिसमें आपका है पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लियर? दूसरा है आम्ल क्षार व लवण, है ना जी। तीसरा आपका धातु और अधातु। चौथा आपका क्या होगा, कार्बन एंड कार्बनिक यौगिक ना। और पांचवा लेसन आपका क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। छठा लेसन भी होगा जो कि आपका ऊर्जा से ही रिलेटेड होगा, ठीक ना। तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल कितने हो गए, 6 और 6 12 लेसन। अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा तो दोनों मिलाकर के एगो बनता है, दोनों का तीनों मिलाकर के विद्युत धारा, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, फिर मतलब 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन 4 लेसन। नहीं एनसीईआरटी बुक को देखोगे तब यहाँ पे सब ठीक है, अलग अलग सेपरेट। समझें? ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस है। यही टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। अब यही टॉपिक से जो भी आपका क्वेश्चन होगा वही आपका पेपर में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे एक और है जो कि हमको याद नहीं आ रहा है, कौन सा है। टोटल 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार या दुनिया, चौथा आपका विद्युत धारा, पांचवा आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और छठा आपका है ऊर्जा का स्रोत। क्लियर? चैप्टर आपको याद होनी चाहिए कम से कम एटलीस्ट, है ना। हम लोग भी पूछे कि बताओ तो फिजिक्स का सिलेबस क्या है, नहीं आप 1-2 लेसन का नाम नहीं बता रहे हैं तो बताइए, तो आप उससे क्या उम्मीद रखेगा
लेसन याद नहीं है, अंदर से क्या पूछे इसको, ऊपर ऊपर ही लोग पूछते हैं ना। तो प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। केमिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नहीं, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उनके यौगिक, और तत्वों का आवर्त या आवर्ती वर्गीकरण। आगे बढ़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स। क्या देख रहे हैं? फिजिक्स देख रहे हैं। फिजिक्स, इसमें हम लोग देखेंगे लेसन वन, जिसका नाम है प्रकाश का क्या? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे प्रकाश के बारे में। इसके बारे में, प्रकाश जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहेंगे? ठीक है, यह एक क्या है? यह एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि देख ही पाएंगे, है ना, देखा जा सकता है। प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी अदृश्य वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश की कुछ गुण भी होनी चाहिए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इसके पथ में, इसके रास्ता में कोई अवरोधक आ जाए तो वहां से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है, जो टॉपिक का परिभाषा बनता है ना, प्रकाश का प्रवर्तन बनता है ना। अगला पॉइंट देखेंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसका मतलब क्या है? अर्थात इसके संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश कहीं भी जा सकता है जी, ठोस में भी और द्रव में भी और गैस में भी, और जहां कुछ भी ना हो वहां भी, ना, मतलब ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी और निर्वात में भी। अगर इसमें सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा तेज किसमें चलता है? उससे काम क्लियर याद रहेगा। गैस में यहाँ पे देखिएगा तो गैस में अगर हम तुलना कर रहे हैं तो वायु भी देख सकते हैं यहाँ पे, क्या वायु यानी कि हवा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और अगर देखेंगे तो प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है ना। ध्वनि के बारे में भी कुछ आप जानकारी ले सकते हैं। ध्वनि कैसा है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये ठोस में भी गमन करती है, द्रव में भी गमन करती है, गैस में भी गमन करती है, लेकिन लीलवा लागल है साथ में, निर्वात में गमन सबसे तेज ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। याद रहेगा, ना के बराबर निर्वात में नहीं। इसीलिए चंद्रमा पे देखते हैं कि वायुमंडल ना होने के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है, इशारों में ही बात कर सकता है, इशारा के थ्रू नहीं।
खा लिया ना, ऐसे ना, ये जो भी मतलब इशारा कोडिंग होगा उसके आधार पे। यह एक ऊर्जा का क्या है, रूप है, जिसकी सहायता से किसी भी अदृश्य वस्तु को हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी, गैस में भी, निर्वात में भी। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और जबकि ध्वनि एक क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंगे आपको ठोस में चलेगा, द्रव में चलेगा, गैस में चलेगा, लेकिन कहाँ नहीं चलेगा, निर्वात में नहीं चलेगा। क्लियर। सबसे ज्यादा ध्वनि तरंगे चलती है ठोस में, प्रकाश तरंगे सबसे ज्यादा चलती है किसमें, निर्वात में ना। इसको हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। अभी फिलहाल आप लोग इतना एक बार पढ़ लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, प्रकाश। प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नामक व्यक्ति, वैज्ञानिक लिख सकते हैं आप, व्यक्ति ने क्या किया, मापा। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा, रोमर ने नहीं। मतलब कहा कि देखो ये काम कैसा था, ये काम बहुत हार्ड है, नहीं पापड़ बेलने के बराबर, प्रकाश की चाल को माप नहीं सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने ऐसा कदम उठाया, तो लोग इसको कहते थे कि तू साला रोएगा और लास्ट में क्या होगा, मरेगा। तो क्या होगा, तू रोएगा और अंत में मर जाएगा। बढ़का तू चला है क्या, प्रकाश की चाल को मापने, तो कहा दे कि तू रोएगा और लास्ट में क्या होगा, मरेगा। तो रो और मर, याद रखने का तरीका है, ठीक ना। प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नामक व्यक्ति ने मापा। अगला पॉइंट, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होता है जी। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यही तो बिहार में हो रहा है अभी। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होगा। जैसे आप देख सकते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में ब्रैकेट में यहाँ पे हवा भी लिख देते हैं, दोनों में लगभग बराबर माना जाता है। 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा। एक बात और लास्ट में लिख देंगे उसको। प्रकाश की चाल अभी चलेंगे किसमें, प्रकाश की चाल किसमें ले लें, पानी में। किसमें, पानी में 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। प्रकाश की चाल किसमें, प्रकाश की चाल कांच में। किसमें जी, कांच में। कितना होगा, 2.0 ना कहते हैं, 2.0 है इसका, मीटर पर। क्लियर। प्रकाश की चाल खरखावा में। किसमें, खरखारी, किसमें, हीरा में। खरखान है जी। 1 2 3 अपने से गिन, वही बात कहानी है यहाँ पे। 1 2 3 अपने से गिन। खरीदने गया क्या, हीरा, तो पैसा एक बार गिनिएगा। क्या बात, 1 2 3 बार, 1 2 3 अपने से गिन, और 10 के पावर होती होती। एक नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हालांकि 10वां लेवल तक ऐसा ना के बराबर पूछा जाता है। प्रकाश की चाल निर्वात
निर्वात निर्वात में हवा ब्रैकेट में वायु वायु की अपेक्षा कम की ज्यादा अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं, समान मान लेते हैं ना, समान मान लेते हैं। मानने से नहीं होता है जी, मानने से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश की चाल किस में ज्यादा, हवा में कि निर्वात में, निर्वात में, ठीक ना, मान लेना अलग बात है। क्लियर। सूर्य सूर्य की प्रकाश को सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड का समय लगता है, समय लगता है। 500 सेकेंड का मतलब हो गया 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं 19 भी मिलेगा, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा तो, ठीक ना। इतना का समय लगेगा, याद रहेगा। सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। आप निकाल के भी देख सकते हैं ना। 15 करोड़ किलोमीटर में कितना से भागा दे दीजिएगा, 3 गुने 10 के पावर 8, 8 में लिख के 5 लिख दें, 5 लिख देते हैं, और किलोमीटर पर सेकेंड। इससे तुलना कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 500 सेकेंड, है ना। 15 करोड़ है और इसमें इतना से भागा दीजिएगा तो 500 सेकेंड आवेगा। हमने क्या निकाल लिया, चाल की समय निकाल दिया, और समय हो गया तो 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रकाश की चाल को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मापा उसका नाम था, लोग कहते थे तू रोएगा और लास्ट में मरेगा। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख, 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर, 3 लाख हो गया ना बाबू, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक ना। 1 सेकेंड में कोई कितना चल रहा है जी, 3 लाख किलोमीटर। अथवा इसको एक बार देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ का क्या, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का हम लोग क्या करने वाले हैं, निम्नलिखित है जी। पारदर्शी, क्या नाम है, पारदर्शी के बाद आप पारदर्शी लिख लेते हैं ना, पारदर्शी। और तीसरा नंबर पे पारभासी होगा, जिसमें प्रकाश के किरणें क्या हो जाए, जिसमें प्रकाश पार हो जाएगा उसका नाम पारदर्शी। जिसमें प्रकाश पार नहीं होगा अपारदर्शी, और जिसमें कुछ कुछ पास हो और कुछ पास ना हो उसका नाम पारभासी। इसमें हवा होगा, पानी होगा, और बताइए, शीशा होगा, और बोलो कांच होगा, और बताइए, और भी हो सकते हैं। इसलिए भी अपारदर्शी कौन होगा, लकड़ी होगा जी, लकड़ी, बोलो, लकड़ी, टेबल, पुस्तक, पत्थर होगा। पारभासी में तेल लगा हुआ कागज, घिसी हुई क्या, घिसी हुई क्या, कांच, घिसी हुई क्या, कांच। सही है कि गलत, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये हो गया पदार्थ का वर्गीकरण किसके आधार पे, कि किसमें प्रकाश पार होता है और किसमें पार नहीं होता है, उसके आधार पे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वस्तु के प्रकार में भी। वस्तु आपका देखिए, एक होता है दीप्त वस्तु, कौन सा, दीप्त वस्तु। अब एक होता है, इसी को कहते हैं
प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, इसी को कहते हैं दीप्तिमान वस्तु, दीप्तिमान वस्तु। क्लियर? पिंड भी बोल सकते हैं। अदीप्त, अदीप्त वस्तु नहीं, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अब इसी को बोलेंगे अदीप्यमान वस्तु। जिस वस्तु का अपना प्रकाश है या जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है, जिस वस्तु के पास प्रकाश हो उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं, और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो उसे हम लोग अप्रदीप्त, अदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं ना। दीप्त वस्तु में जैसे आपका हो गया जलता हुआ, क्या? जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। सूर्य होगा, तारे होंगे नहीं, लालटेन होगा, लालटेन होगा, फ्लैश लाइट होगा, मोबाइल वाला फ्लैश लाइट, इसी से कर लीजिए। नहीं, जिन वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं है, जैसे पुस्तक, पुस्तक, लकड़ी, लकड़ी, पत्थर, और बताओ और भी हो सकते हैं ना, बहुत सारे। लोहा, लोहा, कांच के अपना प्रकाश है। जिन वस्तु के पास एक होता थी जुगनू, जुगनू के पास अपना प्रकाश है, यहाँ लिखेंगे जुगनू, जुगनू के पास अपना। अच्छा, चांद, चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है जी, लेकिन ये प्राकृतिक है। चांद जो होता है इसे किससे लेता है? चांद, चांद का अपना क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है, लेकिन वो आकाशीय पिंड है, प्राकृतिक ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है? ये आपका, ये क्या करता है? सबसे पहले सूर्य, सूर्य पहले किसको? सूर्य हमें धरती वाले यानी कि सूर्य पृथ्वी को क्या देती है? उष्मा, ऊर्जा इत्यादि देती है, और यही पृथ्वी इसको परावर्तित करके चंद्रमा को क्या करता है? चांदनी प्रकाश देता है, और रात में हम लोग को शीतलता प्रदान करता है। नहीं, तो चांद के पास क्या नहीं है? अपना प्रकाश नहीं है। इसका मतलब दीप्त है कि अदीप्त, ये आपका अदीप्त है, इसके पास कोई अपना प्रकाश। मानव नेत्र के पास अपना प्रकाश है क्या? नहीं है। भगवान ने गलत किया, हम लोग के पास भी, नेत्र के पास भी क्या होनी चाहिए था? प्रकाश होना चाहिए था, तो हम लोग को प्रकाश की जरूरत पड़ता नहीं। फिर हम लोग उसको कद्र भी नहीं करते हैं, उसको कद्र करते हैं जो आसानी से मिलता है उसको हम लोग कद्र नहीं करते हैं। नहीं, हमें दिक्कत, हम लोग फिर समझिए कि एक दूसरे पे निर्भरता भी खत्म हो जाता, तो भगवान वो भी कर देते हैं कि हम लोग के अंदर में क्लोरोफिल रहती है ना, हम लोग भोजन पेड़ पौधों की तरह खुदे बनाते रहते, तो एक दूसरे से मतलब होता नहीं होता। सूर्य से प्रकाश किसको मिलता है? पृथ्वी को, और पृथ्वी से, पृथ्वी किसको दे देता है? पृथ्वी सूर्य की गर्मी को सहता नहीं है, कुछ हद तक सहता है, उसके बाद कहता है कि ले बेटा हम तुमको भी दे दिए ना। नहीं, कभी कभी हम लोग चांद को मामा कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हम प्रेमिका जो है, प्रेमी, प्रेमिका नहीं कहते कि हम अपना बेटा है, हम अपना बेटी को चांद की तरह बना देंगे ना। तो चांद की तरह, चांद सुंदर है जी, चांद तो सबसे पहली बात है कि मृत है ना। हम लोग तुलना करते हैं कि हमारी बेटी चांद की तरह है, बकलोल कहीं के, तो बेटी मृत है, बताओ है मृत जी। जिसे हम लोग तुलना करते हैं तो कहते हैं कि हम अपना बेटी को कैसे बना देंगे? चांद की तरह नहीं, और बेटा को सूर्य की तरह। तो कहने का अर्थ है कि वो सब आकाशीय पिंड है, और आपका जो बेटा बेटी है सजीव है, और ये सब क्या है? निर्जीव है। ले, पहले ही आपने क्लीन बोल्ड कर दिया कि सजीव की तुलना किससे कर दिया? निर्जीव से, जो कि ऐसा करना उचित नहीं था। तो तुलना बढ़िया से कीजिए। नहीं, आप तुलना किसी व्यक्ति से कर सकते हैं, उनके आदर्श वाक्यों, मतलब उनके आदर्शों को लेकर के तुलना कर सकते हैं कि हमारा बेटा या बेटी इसके तरह या इसके तरह दिखता है या है। तो पदार्थ का हम लोग वर्गीकृत किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, जलता हुआ बल्ब, जुगनू, सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती हो सकता है, फ्लैश लाइट, ये सब क्या है? दीप्त वस्तु या इसी को कहते हैं। अच्छा, जिन वस्तु से प्रकाश, जिन वस्तु से हमें प्रकाश मिलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये बात क्लियर है? बोलिए, जिन वस्तु के पास अपना प्रकाश हो उसे दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, और जिन जिन वस्तु से हमें प्रकाश मिलती है वो सब वस्तुएं क्या कहलाती है? प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। बताओ, जलता हुआ बल्ब एक क्या है? दीप्तिमान वस्तु है, लेकिन ये क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का एक स्रोत है। सूर्य,
इस धरती पे सबसे बड़ा अगर कोई इस धरती पे कोई अगर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है तो कौन है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य में क्या होती है? सूर्य में नाभिकीय संलयन होती है। क्या होती है? सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके थ्रू हमें अपार मात्रा में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। समस्त धरतीवासियों के लिए सूर्य हमारे लिए क्या है? मतलब समस्त जीवधारियों या समस्त धरतीवासियों के लिए समझो कि एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, या तो प्रत्यक्ष रूप में या तो अप्रत्यक्ष रूप से। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह लोग सूर्य को क्या करते हैं? जल अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं कि नहीं? अगर लोग कहते हैं कि ये भी भगवान है, तो अगर कोई अगर भगवान में जीवित है तो कौन है? सूर्य भगवान आपका साक्षात हम लोग को देखिए क्या कर रहे हैं, करोड़ों वासियों को, मतलब पृथ्वी पे समस्त दुनिया में सूर्य हमें क्या करता है? रोशनी प्रकाश देने का काम करता है। सोचिए ना, तो सूर्य में क्या होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके थ्रू दो हल्के नाभिक मिल करके जिसमें हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है। ये सब आपका है प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे पदार्थ का वर्गीकरण, वस्तुएं कितने होते हैं ना। बाकी अगला दिन चलेगा प्रकाश का क्या प्रवर्तन क्या है, इसको किसे कहते हैं।